प्रिय बालकों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम मूल अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें समझें, जानने की कोशिश करें। प्रिय बालकों, संविधान में मूल अधिकारों का रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। ये कहा है हमारे भूतपूर्व न्यायाधीश सप्रू ने। प्रिय बालकों, मूल अधिकारों से सीधा सा अभिप्राय है, शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन जीने में कोई परेशानी न हो, अवरोध उत्पन्न न हो, विपत्तियां न आए और उसे अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाने चाहिए। जैसे हमारे संविधान में भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है कि भारत में जन्म लेने के साथ ही उस बच्चे को या व्यक्ति विशेष को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उसी तरह हमारे संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक है उसे स्वतः ही ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे और अगर इन अधिकारों को प्राप्त होने में उसे कहीं कोई बाधा अवरोध उत्पन्न होता है तो वो उनको प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। यह मूल अधिकारों के 6 नंबर के अधिकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें प्रावधान किया गया है कि उसे जो भी अधिकार संविधान प्राप्त करता देता है व्यक्ति को, उसे पूर्णतः प्राप्त होने चाहिए। ये अधिकार जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था 7 थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न मानते हुए कानूनन अधिकार बना दिया गया है कि एक व्यक्ति सरकार के दायरे के अनुरूप निश्चित संपत्ति रख सकता है और उससे अधिक अगर उसके पास संपत्ति है या वो धन कमाता है तो उसे निश्चित दर के अनुपात में सरकार को कर के रूप में अंशदान प्रदान करना होगा। इसलिए उसे कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अतः इस तरह से वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जिनमें पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। प्रिय बालकों, समानता के अधिकार से अभिप्राय है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा गया है, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अवसर प्राप्त होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में हर मनुष्य समान है, मानव में कोई भेद नहीं है। अगर उसमें कार्य विभेद है तो उसके आधार पर भी उसको कोई विभेद की दृष्टि से या घृणित दृष्टि से, हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस तरह से कानूनन इन बातों का जिक्र किया जाता है और उल्लेख किया गया है कि जो भी देश का नागरिक है, संपूर्ण राष्ट्र का नागरिक है, उसे समान दृष्टि से देखा जाए। इस तरह का उल्लेख हमारे संविधान में अधिकारों में किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार में पहला है 1 नंबर कानून के समक्ष समानता। प्रिय बालकों, इससे सीधा सा अभिप्राय है कि विधि या न्याय या कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि उसे पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए, न्याय पाने का वो पूरा अधिकार है और सुरक्षा प्राप्त करने का और सुरक्षा प्रदान करने का भी पूरा उससे अधिकार। सरकार का दायित्व है कि वो उस व्यक्ति को पूरा न्याय दिलाए और उसे संरक्षण दे। ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। विधि के समक्ष समानता को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इन दोनों को समायोजित करके अनुच्छेद 14 में सम्मिलित किया गया है
कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है और उसे न्याय मिलना चाहिए और सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। नंबर 2 पर है धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह से उसके साथ कोई भी ऐसी घृणित प्रवृत्ति नहीं अपनाई जाएगी कि उसके साथ ये व्यक्ति ये महसूस करे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मैं अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग नहीं ले पा रहा हूं। चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या संप्रदाय में जन्मा है, किसी भी क्षेत्र विशेष में जन्मा है, उसके साथ ना तो जाति आधार पर, ना सांप्रदायिकता के आधार पर, ना स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, ना ऐसी कोई भेद की दृष्टि से उसे देखा जाएगा, ना व्यवहार किया जाएगा। ये समानता के अधिकार के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति चाहे कहीं भी जन्मा है, व्यक्ति कहीं का भी है, किसी भी जाति या धर्म या वंश से जुड़ा है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अवसरों की समानता। प्रिय बालकों, हमारे देश में विविधता और विभिन्नता बहुत अत्यधिक विद्यमान है। क्षेत्रीय आधार पर अनेक विभिन्नताएं हमारे देश में मिलती हैं भौगोलिक दृष्टि से। दूसरा, जो मूल विविधता है वो जातीय या सांप्रदायिक आधार पर दिखाई देती है, जिससे बहुत से लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से हजारों कोस दूर हैं और राष्ट्र हमारे जो मूल संस्कृति है उससे अवगत नहीं है। सरकार पूरा कोशिश करती है, संविधान निर्माताओं ने पूरे प्रयास किए हैं कि इन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं। किसी भी तरह से एक समतल धरातल पर पूरे राष्ट्र को लाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं, कानून प्रभावी किया जाए। उसके तहत हमारे यहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इस तरह से कई वर्गों में विभाजित है, जिसके तहत सरकार ने अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है कि इनको अवसरों की समानता दी जाए, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को विधायिका में जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया गया है कि जो जैसे अनुसूचित जाति हमारे राजस्थान में 16% है, अनुसूचित जनजाति 12% है, तो हमारे विधानसभा के स्थानों में से 16% अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं और 12% स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इसी प्रकार लोक सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में जनसंख्या के अनुपात में जितनी रिक्त जगह होती हैं, स्थान होते हैं, उनमें कुल स्थानों का जनसंख्या के अनुपात में आवंटन करके इन सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और इन्हें अवसर देने के लिए, राजकीय सेवा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है कि इनको पूरी तरह से अवसर मिलना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिससे ये लोग भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, राष्ट्र की मूल संस्कृति को समझें और राष्ट्र के साथ अपना सहयोग प्रदान करें। इसलिए अनुच्छेद 16 इस बात का उल्लेख करता है। चौथा है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। प्रिय बालकों, अस्पृश्यता से अभिप्राय होता है छुआछूत करना। हमारे यहां प्राचीन काल से इतिहास में इस बात को देखा जाता है कि कार्य के आधार पर जातीय विभाजन किया गया और उस जातीय विभाजन से कुछ संपन्न जातियां मानी गई और कुछ ऐसे जातियां बनी जो छोटे काम करते थी या ऐसा कार्य करते थे जिससे और लोग उससे नफरत करते थे। तो उस कार्य को करने वाले लोगों से
उच्च वर्ग के लोग हे दृष्टि अपनाने लगे, हीन भावना से देखने लगे और धीरे धीरे वो अंतर इतना अत्यधिक बढ़ गया और कि वो एक दूसरे को छूने में भी अपने आप को गलत समझते थे, ऐसे समझते थे कि तुम गंदे हो गए हो। और उसके लिए फिर जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने कोशिश की कि इस व्यवस्था को, ये जो हमारे देश में इस तरह की प्रथा जो प्रचलित हो गई, इसे समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जाए। जो अनुच्छेद 17 स्पष्ट प्रावधान करता है कि संसद में बार बार इस तरह के कानून पारित किए गए हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 बहुत प्रभावी है। इससे पहले भी बने और सरकार जैसे नई सरकार आती है कोई न कोई नया कानून बनाती है, पूरा प्रयास करती है कि देश में एक जैसे अखंड भारत है इस तरह से ये समस्या भी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल छुआछूत जातीय विभेद समाप्त हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 17 इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि हर मानव एक समान है, मानव मानव से कोई विभेद नहीं किया जाएगा। प्रियवाल को अगला है 5 नंबर पर समानता के अधिकार में ही उपाधियों का अंत। प्राचीन काल में हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी कि चाहे वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है, शिक्षित है या नहीं है और उसे ज्ञान है या नहीं है, चाहे वो अज्ञान पुरुष है, लेकिन एक संपन्न घराने में उसने जन्म लिया है, एक अच्छे परिवार में उसने जन्म लिया है, तो लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखेंगे, उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। और एक व्यक्ति के अंदर चाहे कितनी योग्यताएं क्षमताएं हैं और वो निम्न वर्ग में जन्मा है तो लोग उससे निश्चित घृणा करेंगे और उसको अपमानजनक शब्दों के साथ व्यवहार में पेश आएंगे। इस व्यवस्था को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया है कि केवल उन्हीं लोगों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी जो शैक्षिक क्षेत्र में अपना योगदान प्रदान करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान दिया है तो वो डॉक्टर होगा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया है, अभियांत्रिकी में, तो वो अब एक इंजीनियर कहलाएगा। अगर किसी ने पढ़ाई में किया है, पढ़ाने में, तो वो शिक्षक कहलाएगा, गुरुजी कहलाएगा। इस तरह से सेवा के आधार पर, कार्य के आधार पर उसे उपाधि प्रदान की जाएगी। और दूसरे नंबर पर आता है कि जिन लोगों ने सैन्य क्षेत्र में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है उनको सैन्य क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जैसे अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र। इन चक्रों से सुशोभित किया जाएगा, इन पुरस्कारों से उसे सुशोभित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। वैसे व्यर्थ में कोई उपाधि भारत सरकार नहीं देगी कि उसने कोई कार्य या राष्ट्र सेवा में अपना योगदान नहीं दिया, उसके उपरांत भी उसे सुशोभित किया जाए या उसे सम्मानित किया जाए। केवल शैक्षिक क्षेत्र में या सैन्य क्षेत्र में ही उन्हें इस तरह की व्यवस्था की है कि उन्हें उसी स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। और अंत में अगर किसी भी भारतीय ने राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र विशेष में, खेल कूद में अपना विशिष्ट योगदान दिया है और अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो उसे हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाता है, जो हमारे यहाँ बहुत से विदेशी लोग भी प्राप्त कर सके हैं, जैसे 1990 में नेल्सन मंडेला। और भारतीय मूल के अमृत सेन जो द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने बहुत प्रताड़ना झेली, उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी गरीबी और अकाल, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने भारत हित में काम किया, भारतीय अर्थव्यवस्था में काम किया। इसके उपरांत उन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया। इसलिए हमारे यहाँ योग्यता और कार्य के आधार पर सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे पुरस्कृत किया जाता है। धन्यवाद।